वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद ग्रेट वॉरियर्स। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसे कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने बात किया था एसबीआई एसोसिएट्स के बारे में, ठीक है। अब आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। बैंकों का नेशनलाइजेशन क्यों किया गया, क्या कारण था, किस लिए भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने की ज़रूरत पड़ी। देखिए, अभी तक हुआ क्या कि बैंक आई तो, लेकिन बैंक थी कैसी, प्राइवेट। अच्छा, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन किसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे या फिर गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। भाई जाहिर सी बात है, अपने ही अकॉर्डिंग काम करेंगे। अब देखो हुआ क्या कि बैंक जो थी वो एक सेक्टर वाइज बटी थी कि भाई ये मेरा एरिया है, हम इस एरिया को बढ़ाएंगे, इस एरिया से हमें कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, और दूसरी बात देखें तो एग्रीकल्चर और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए लोन नहीं प्रोवाइड कर रही थी, या फिर अगर देती भी थी तो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देती थी। अच्छा, अगर एग्रीकल्चर और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन दिया जाएगा तो क्या वो ले पाएंगी, क्या वो भर पाएंगी, नहीं हो पाएगा। इसलिए ये जो सेक्टर वाइज बटा हुआ था, इसे ख़त्म करने के लिए और एग्रीकल्चर और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देने के लिए किया गया भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ठीक है। मतलब कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण से मतलब आप ये समझ लीजिए कि गवर्नमेंट ने क्या किया, बैंकों को अपने अंडर में ले लिया। देखिए, 2 बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। फर्स्ट टाइम जो नेशनलाइजेशन हुआ है वो हुआ है 19 जुलाई 1969 में 14 बैंक्स का, ठीक है, 50 करोड़ की कैपिटल के साथ। अगर हम देखें तो कितने करोड़ की कैपिटल के साथ हुआ है, तो 50 करोड़ की कैपिटल के साथ हुआ है। सेकेंड टाइम जो नेशनलाइजेशन हुआ है वो हुआ है 15 अप्रैल 1980 में 6 बैंक्स का। कितने करोड़ की कैपिटल के साथ, तो 200 करोड़ की कैपिटल के साथ हुआ है, ठीक है। तो भारत में अगर देखें तो बैंकों का नेशनलाइजेशन कितनी बार हुआ है, 2 बार। पहली बार 19 जुलाई 1969 में और दूसरी बार 15 अप्रैल 1980 में। ये जो डेट है, ये डेट बहुत पूछी जाती है एग्ज़ाम में, खास करके एसएससी के एग्ज़ाम में ये डेट बहुत पूछी जाती है कि फर्स्ट टाइम जो नेशनलाइजेशन हुआ वो कब हुआ और सेकेंड टाइम जो नेशनलाइजेशन हुआ वो कब हुआ। तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट टाइम जो नेशनलाइजेशन हुआ है वो कब हुआ है, 19 जुलाई 1969 में, और सेकेंड नेशनलाइजेशन हुआ है 15 अप्रैल 1980 में। तो टोटल कितनी बैंक्स का हो गया भाई, 20 बैंक्स का हो गया नेशनलाइजेशन। नेशनलाइज कितनी बैंक हुई, 20 बैंक्स हुई। अब देखो, 20 बैंक नेशनलाइज हो चुकी थी, लेकिन 4 सितंबर 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया किस में मर्ज कर दिया गया, पंजाब नेशनल बैंक में। तो हमारे पास नेशनलाइज बैंक बची कितनी, 19 बैंक्स बची, ठीक है। अब वो 19 बैंक्स कौन कौन सी थी वो देखते हैं। देखिए, इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, देना बैंक, यूको बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, आंध्रा बैंक, विजया बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। तो ये रही हमारी टोटल नेशनलाइज बैंक, ठीक है। अब देखते हैं कि कितनी बैंक हमारे पास बची हुई हैं इनमें से, क्योंकि अभी बैंकों का, अभी आप लोगों ने देखा है कि बैंक मर्ज हुई हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वो भी। देखिए, ये अभी रिसेंट में हुआ है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा, ठीक। तो सबसे पहला नंबर देख लेते हैं, पंजाब नेशनल बैंक। अप्रैल 2020 में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया किस में मर्ज कर दी गई, पीएनबी में मर्ज कर दी गई। अच्छा, पंजाब नेशनल बैंक का हेड ऑफिस कहाँ है, न्यू दिल्ली। अभी आप लोग देख लीजिए, इसके बाद हम लास्ट में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे बैंकों के हेडक्वार्टर्स याद करने की ट्रिक्स, क्योंकि हेडक्वार्टर्स एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो किस तरीके से ट्रिक्स के जरिए आप हेडक्वार्टर्स याद रखें, ये भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं पंजाब नेशनल बैंक के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा। अच्छा, 2019 में विजया बैंक और देना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज किया गया था। बैंक ऑफ बड़ौदा का हेड ऑफिस कहाँ है, वडोदरा में है। इसके बाद फिर देखें हम अगर बैंक ऑफ इंडिया, तो इसका हेड ऑफिस कहाँ है, मुंबई में। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसका हेड ऑफिस कहाँ है, पुणे में। कैनरा बैंक को भी देखें तो 2020 में सिंडिकेट बैंक को कैनरा बैंक में मर्ज कर दिया गया, ठीक है। हेड ऑफिस कहाँ है इसका, बेंगलुरु में है।
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, हेड ऑफिस कहाँ है? मुंबई। फिर देखेंगे इंडियन बैंक, अभी अप्रैल 2020 में इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में मर्ज कर दिया गया और हेड ऑफिस कहाँ है? चेन्नई में। इंडियन ओवरसीज़ बैंक कहाँ पर है हेड ऑफिस? चेन्नई में। पंजाब एंड सिंध बैंक का हेड ऑफिस कहाँ है? दिल्ली में। ठीक है। यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक का हेड ऑफिस कहाँ है? कोलकाता। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, देखिए अप्रैल 2020 में आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक को मर्ज कर दिया गया, किसमें? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। ठीक है। हेड ऑफिस कहाँ है? मुंबई। तो ये तो हुई हमारी 11 बैंक, और 12वीं बैंक जो है वो कौन सी है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इतनी टोटल पब्लिक सेक्टर बैंक अभी हमारे पास हैं। आगे देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ बैंक। बैंक के टाइप की बात करें तो सबसे पहले हमने किसको देखा? आरबीआई को। अच्छा, सभी बैंक किसके अंडर में काम करती हैं? आरबीआई के। आरबीआई क्या है? अगर हम देखें तो बैंकर्स बैंक है। ठीक है। बैंकों का बैंक कौन है? आरबीआई। अच्छा, अभी सिर्फ इतना जानिए, आगे नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम आरबीआई के बारे में आपको पूरा बताएंगे। इसके बाद बात करें हम शेड्यूल बैंक की। तो शेड्यूल बैंक होती क्या है? देखिए, जो बैंक आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल में रजिस्टर्ड होती हैं वो बैंक कैसी होती हैं? शेड्यूल बैंक। अच्छा, पहले नॉन शेड्यूल बैंक भी होती थी जो आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल में रजिस्टर्ड नहीं होती थी, वो नॉन शेड्यूल बैंक होती थी। लेकिन अभी नॉन शेड्यूल बैंक नहीं है, अभी शेड्यूल बैंक है। तो हम लोग शेड्यूल बैंक क्या देख रहे हैं? आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल में जो बैंक रजिस्टर्ड होंगी वो बैंक कैसी होंगी? शेड्यूल बैंक। अब शेड्यूल बैंक में हम लोग दो टाइप की देखेंगे, तो कॉमर्शियल बैंक देखेंगे, दूसरे नॉन कॉमर्शियल कहें, जिसे स्पेशलाइज्ड या डेवलपमेंट बैंक भी कहा जाता है। अच्छा, कॉमर्शियल बैंक में हम लोग देखेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक और कोऑपरेटिव बैंक। अब देखिए, बात करेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होती हैं? वो बैंक जिसमें गवर्नमेंट के शेयर, ठीक है, गवर्नमेंट के शेयर कितने हो जाए? मोर देन 51%। अगर गवर्नमेंट के शेयर मोर देन 51% हो जाएंगे बैंक में तो बैंक कैसी हो जाएगी? पब्लिक सेक्टर। अच्छा, यही अगर जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है इसमें ये जो शेयर है 51%, वो प्राइवेट सेक्टर के शेयर मोर देन 51% हो जाएंगे तो बैंक कैसी हो जाएगी? प्राइवेट सेक्टर। क्लियर। अच्छा, फॉरेन बैंक की बात करें, वो बैंक जिनके हेड ऑफिस कहाँ हो? फॉरेन में हो, लेकिन ब्रांचेस कहाँ हो? इंडिया में हो, तो वो बैंक कैसी होगी? फॉरेन बैंक। अच्छा, जैसे कि एग्जांपल में ले लें हम स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का हेड ऑफिस कहाँ है? यूके में है, लेकिन ब्रांच कहाँ है? इंडिया में है, तो वो हमारे लिए कैसी बैंक होंगी? फॉरेन बैंक। ठीक है। अब बात करें हम कोऑपरेटिव बैंक की। देखिए, कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को कोऑपरेटिव एक्ट 1912 में रजिस्टर्ड किया गया। अब ये जब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आरबीआई के पास जाएंगी, कहेंगे भाई हम क्या करना चाहते हैं? आगे अपने बिज़नेस को बढ़ाना चाहते हैं, बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है। और अब ये आरबीआई से परमिशन लेंगी। अगर आरबीआई ने परमिशन दे देगा तो ये क्या करेंगी? कोऑपरेटिव बैंक बन जाएंगी। ठीक है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को सबसे पहले क्या करना होगा? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 में रजिस्टर्ड होना होगा, फिर आरबीआई के पास जाएंगी। जब आरबीआई परमिशन दे देगी तो ये क्या कहलाएंगी? कोऑपरेटिव बैंक। तो कोऑपरेटिव बैंक की बात करें तो ये कितनी टाइप की होती हैं? यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के टाइप देख लेते हैं, कितने टाइप की हैं? 3 टाइप की, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, जैसे कि दे दिया गया आपको, ये तीनों दे दिया गया। अब पूछा जाएगा भाई इसमें से डिस्ट्रिक्ट लेवल की कौन सी बैंक है? तो लोग क्या करेंगे? क्या लगाएंगे? अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं कि प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी लगा के चले आएंगे। अच्छा, अगर ये दे दिया गया कि स्टेट लेवल, तो कुछ लोग को तुक्का लगाएंगे, चलो स्टेट है तो स्टेट से स्टेट। कुछ लोग कहेंगे कि अच्छा
स्टेट है तो हो सकता है सेकेंड नंबर पे आए तो सेंट्रल लगा देंगे। तो चलिए देख लेते हैं जिससे कन्फ्यूज़न ना रहे। अगर प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज़ की बात करें तो जो हमारी विलेज लेवल की बैंक होंगी, मतलब कि छोटे एरिया की जो बैंक होंगी, वो कैसी होंगी? प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी। सेंट्रल की बात करें तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की बैंक होंगी वो हमारी कैसी होंगी? सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की बात करें तो जो स्टेट लेवल की बैंक होंगी वो कैसी होंगी? स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। तो तीनों ध्यान रखना है। प्राइमरी मतलब कि छोटे लेवल की, विलेज लेवल से स्टार्ट करेंगे, सेंट्रल बीच में आएंगे तो डिस्ट्रिक्ट, सेंट्रल मतलब सेंट्रल में समझ लीजिए कि सेंट्रल ऑप्शन में दिया हो तो आप सेंट्रल लगा दीजिएगा, बिल्कुल नहीं लगाना है। कौन सा लगाना है? डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की बात करें तो कौन सा होगा? स्टेट लेवल की। ठीक है। अब बात कर लें हम लोग स्पेशलाइज्ड या डेवलपमेंट बैंक की। वो बैंक जो किसी स्पेशल पर्पस से बनाई गई होती हैं या किसी एरिया को डेवलप करने के लिए बनाई गई बैंक कैसी होती हैं? स्पेशलाइज्ड या फिर डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, क्लियर। अच्छा, ये तो समझ में आया कि कॉमर्शियल बैंक क्या काम करती हैं, नॉन कॉमर्शियल बैंक क्या काम करती हैं, सभी को क्लियर है। देखिए, कॉमर्शियल मतलब भी समझ में आ रहा है, वाणिज्यिक मतलब कि इसका मेन पर्पस क्या होगा? बिजनेस करना, मतलब कि प्रॉफिट कमाना। ये बैंक क्या करेंगी? हमारे डिपॉजिट को एक्सेप्ट करेंगी, विड्रॉल करेंगी, ये सारे काम तो करेंगी ही करेंगी, लेकिन इनका मेन पर्पस क्या होगा? लोन देना। मतलब कि कस्टमर को लोन देंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इनको क्या होगा? प्रॉफिट होगा, क्योंकि बैंकों को ज़्यादा प्रॉफिट कहाँ से होता है? लोन देने से। ठीक है। तो ये जो हमारी बैंक हुई कॉमर्शियल बैंक, इनका मेन पर्पस क्या था? प्रॉफिट कमाना। लेकिन जो नॉन कॉमर्शियल बैंक होंगी इनका मेन पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है, इनका मेन पर्पस क्या है? एरिया डेवलप करने का। ठीक है। जैसे कि बात कर लें हम नाबार्ड की। नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का हमने पूरा नाम देखा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अच्छा, क्या होता है नाबार्ड के फुल फॉर्म में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जब कंफ्यूज जाइएगा तो को एक बॉक्स में पैक करिएगा। अब ये सिर्फ क्या बताएगा? नेशनल, क्योंकि कन्फ्यूजन क्या होती है? नेशनल एग्रीकल्चर बोल देते हैं लोग। ठीक, तो सब ये सिर्फ क्या बताएगा आपको? नेशनल बताएगा। बी से क्या बताएगा? बैंक। ए से एग्रीकल्चर, आर से रूरल और डी से डेवलपमेंट। मतलब एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए जो स्पेशल बैंक बनाई गई है वो कौन सी है? नाबार्ड। अच्छा, NHB का फुल फॉर्म देख लीजिए, नेशनल हाउसिंग बैंक। ठीक है, ये क्या काम करेगी? आपको हाउसिंग के लिए लोन देगी। अच्छा, ध्यान रखिएगा, ये सारी बैंक आपको खुद से लोन नहीं प्रोवाइड करती, किसी कॉमर्शियल बैंक के थ्रू आपको लोन प्रोवाइड करती हैं। आप कभी नाबार्ड गए हैं लोन लेने? नहीं गए होंगे। अच्छा, लेकिन आप SBI गए होंगे, आपने कहा चलो SBI चलते हैं, SBI से लोन लेते हैं। अब SBI वो पैसे लाती कहाँ से होगी भाई? SBI के पास अगर नहीं है, SBI क्या करेगी? डेवलपमेंट के लिए लोन चाहिए उसको, रूरल या फिर एग्रीकल्चर के लिए लोन चाहिए तो कौन प्रोवाइड करेगा उसे? नाबार्ड देगा। हाउसिंग के लिए कौन देगा? NHB देगा। इसके बाद एक्जिम देख लें। एक्जिम मतलब EX से एक्सपोर्ट, IM से इंपोर्ट, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक। हेड ऑफिस कहाँ? मुंबई। IFCI देख लेते हैं, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। हेड ऑफिस कहाँ? न्यू दिल्ली। सिडबी देख लें, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए कौन सी बैंक है? सिडबी। इसके हेड ऑफिस कहाँ है? लखनऊ। ठीक है, ये तो हो गई हमारी डेवलपमेंट बैंक। क्लियर। अभी तक हमने बैंक के बारे में देखा। ठीक है, अब हम देखते हैं बैंक डिपॉजिट के बारे में। डिपॉजिट कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। DD से क्या होता है भाई? डिमांड ड्राफ्ट नहीं यहाँ पर बात कर रहे हैं हम, यहाँ बात कर रहे हैं डिपॉजिट की। मतलब कि यहाँ पर DD मतलब क्या हो जाएगा? डिमांड डिपॉजिट। ठीक है। अच्छा, TD से क्या होगा? टर्म डिपॉजिट। ठीक है, कुछ लोग टाइम डिपॉजिट भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, डिमांड डिपॉजिट मतलब क्या होगा? जब कस्टमर ने डिमांड किया तो क्या करना पड़े? बैंक को पैसे उसे देने पड़े। ठीक, आज हमने डिपॉजिट किया, हम कल चाहते हैं कि भाई हमें पैसे वापस मिल जाए, बैंक क्या करेगी? दे देगी। ये हुआ डिमांड डिपॉजिट।
लेकिन टर्म डिपॉजिट की बात करें, टर्म मतलब कह ही रहा है कि एक टाइम पीरियड के लिए ये डिपॉजिट किया जाएगा, मतलब उस टाइम से पहले आप पैसे नहीं निकाल सकते। अगर उस टाइम से पहले आप पैसे निकालते हैं तो आपको कुछ पैसे डिडक्ट करके दिए जाएंगे। ठीक। डिमांड डिपॉजिट में 2 टाइप के देख रहे हैं। कासा, कासा मतलब कि करेंट डिपॉजिट अकाउंट, करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट सभी ने सुना होगा। अच्छा, करेंट अकाउंट कौन ओपन कराता है? भाई जो बिजनेसमैन होते हैं वो कौन सा अकाउंट ओपन कराते हैं? करेंट अकाउंट। ठीक है। सेविंग अकाउंट कौन ओपन कराता है? भाई नॉर्मल पीपल जैसे हम लोग हैं तो कौन सा अकाउंट ओपन कराएंगे? सेविंग अकाउंट। मतलब इसको अगर हम बात करें कि एक जो गरीब इंसान है वो कौन सा अकाउंट ओपन कराएगा? क्या वो करेंट अकाउंट ओपन कराएगा या सेविंग? भाई सेविंग कराएगा। अच्छा, अगर हम बात करें एक सैलरीड पर्सन है वो कौन सा अकाउंट ओपन कराएगा? करेंट या फिर सेविंग? तो सेविंग अकाउंट ओपन कराएगा। एक ओल्ड पर्सन है वो कौन सा कराएगा? सेविंग कराएगा। लेकिन अगर वो बिजनेसमैन है तो वो कौन सा अकाउंट ओपन कराएगा? करेंट। अच्छा, ध्यान रखिए, करेंट अकाउंट में क्या हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है? नहीं मिलता। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता, बदले में हमें ही क्या करना पड़ता है? सर्विस चार्ज देना पड़ता है। ये कौन सा अकाउंट हो गया? करेंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट में हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है भाई, आरबीआई ने कह दिया मिनिमम कितना परसेंट? 4%, लेकिन मैक्सिमम कितना भी बैंक दे सकती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिसाइड कौन करता है कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है? तो ये डिसाइड करती है रिस्पेक्टिव बैंक। जिस बैंक में आपका अकाउंट होगा वो बैंक डिसाइड करेगी कि आपको कितना देना है। आरबीआई ने कह दिया कि भाई मिनिमम 4% आपको देना है, मतलब 4% से आप कम नहीं दे सकते। आप 5 दे दो, 6 दे दो, 7 दे दो, ये आपके ऊपर है। क्लियर? अब देखो, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट जो हमने देखा किसमें? टर्म डिपॉजिट में, राफा। रिकरिंग की अगर बात करें तो रिकरिंग में क्या होता है कि आप एक अमाउंट को डिसाइड तो पहले कर लेते हो। जैसे आपने कह दिया कि हम 5 लाख रुपए भाई जमा करेंगे, और कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। तो 5 साल में आप जमा करोगे, थोड़ा थोड़ा करके 5 लाख दोगे। आपने कहा भाई हम क्या करेंगे, चलो 6-6 महीने पे हम थोड़े थोड़े पैसे करके एक किस्त बनवा लेते हैं, और उस किस्त के अकॉर्डिंग हम ये 5 लाख रुपए 5 सालों में जमा कर देंगे। ये हुआ हमारा रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। अच्छा, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट की अगर हम बात करें तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में हम क्या देखेंगे? एक बार में आपको जो अमाउंट आपने डिसाइड किया है वो अमाउंट जितने साल के लिए डिसाइड किया है उतने साल के लिए आप जमा कर दोगे। ठीक है, मतलब आपने 5 लाख सोच लिया कि हमें 5 लाख जमा करना है, तो 5 लाख रुपए को आपने 5 साल के लिए सोच लिया, तो 5 साल के लिए 5 लाख रुपए आपने जमा कर दिया। अब इस 5 साल के पहले आप पैसे नहीं निकाल सकते। अगर आप निकालेंगे तो क्या होगा, आपके अकाउंट से कुछ अमाउंट डिडक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलना चाहिए वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा, कुछ कम मिलेगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट देखें तो किस पे मिलता है, तो वो मिलता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट पर। उसके बाद किस पर मिलता है? रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट पर। उसके बाद किस पर मिलता है? सेविंग डिपॉजिट अकाउंट पर। अच्छा, उसके बाद क्या करंट अकाउंट पर मिलता है? नहीं मिलता। करंट अकाउंट पे हमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, बदले में हमें ही सर्विस चार्ज देना पड़ता है। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ बैंक डिपॉजिट। इतने टाइप के हमने डिपॉजिट देखे। क्लियर है? तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, इंडियन बैंकिंग सिस्टम। आगे नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे। आज के लिए इसको यहीं छोड़ते हैं। ओके, थैंक यू।